अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेल्फ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का वेलकम है। और आज हम पढ़ाएंगे क्लास 10th की साइंस। क्लास 10 की साइंस में हमने जो लास्ट लेक्चर जो हमने अपलोड किया था वो था आर एनवायरनमेंट का, जो हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था वो लेक्चर अपलोड किया था। उस लेक्चर के अंदर हमने बहुत ही थोड़ा सा बताया था आर एनवायरनमेंट के बारे में। उन लेक्चर्स का भी हम जो पहले लेक्चर के अंदर जो हमने पढ़ा उन टॉपिक्स का भी हम रिवीजन करेंगे। एंड इसके साथ में ये लेक्चर हमने रखा है वन शॉट, यानी कि हम एक लेक्चर के अंदर इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। बट हम इसको शॉर्ट में नहीं निपटाएंगे, बल्कि हम पूरा चैप्टर करेंगे विद फुल एक्सप्लेनेशन, जो कि क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही मस्त चैप्टर है, बिकॉज ये एक इजी चैप्टर है एंड बहुत ही अच्छा स्कोरिंग चैप्टर है। इस चैप्टर की मदद से सारे स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो ये हम लास्ट लेक्चर का जो हम रिवीजन कर रहे हैं वो वाला देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पहले देखा था कि पारितंत्र क्या होता है। तो पारितंत्र हमने बताया था हमारे वातावरण के अंदर सभी जैविक एवं अजैविक घटक मिलकर के पारितंत्र का निर्माण करते हैं। तो इसमें दो प्रकार के घटक होते हैं, पहला होता था जैविक घटक और दूसरा होता है अजैविक घटक। जैविक घटक के अंदर हमने देखा था तो सारे के सारे जीव जंतु आ रहे थे एवं सूक्ष्म जीव थे इनके अंदर, और इनके साथ में इनके अंदर कवक, फंगस भी थे। दूसरा तो हमारा अजैविक घटक। अजैविक घटक के अंदर वे सारे आ रहे थे, सभी निर्जीव घटकों को हमने अजैविक घटक कहा था और सभी सजीव घटकों को हमने जैविक घटक कहा था। अजैविक घटक के अंदर हमने देखा था जैसे कि जल, तापमान, मृदा, वायु, ये सभी आ रहे थे। अब हमारा पुराना वाला ये रिवीजन हमारा कंप्लीट हो गया, बिकॉज हमने इतना ही देखा था। अब हमें पढ़ना है आगे का जो है जैविक घटक के भाग। जैविक घटक के भाग क्या क्या होते हैं? तो जैविक घटक के भाग होते हैं तीन। पहला होता है उत्पादक, दूसरा होता है उपभोक्ता और तीसरा होते हैं अपमार्जक, अपघटक। उत्पादक से हम इंग्लिश में प्रोड्यूसर कहते हैं, उपभोक्ता से हम कंज्यूमर कहते हैं, एवं अपघटक से डिकम्पोजर कहते हैं। उत्पादक क्या काम करते हैं? उत्पादक सूर्य के प्रकाश से, तीन चीजें आपको याद रखनी है। उत्पादक क्या काम करते हैं? सूर्य के प्रकाश से, कार्बन डाइऑक्साइड से और मिनरल्स अर्थात खनिज तत्वों से, इन तीन पदार्थों का उपयोग करते हैं कौन? हमारे उत्पादक। उत्पादक सूर्य के प्रकाश से, कार्बन डाइऑक्साइड से एवं खनिज तत्वों से, जो कि भूमि से मिलने वाले जो भी खनिज तत्व होते हैं उनकी मदद से अपना भोजन का निर्माण करते हैं। इसलिए जो हमारे उत्पादक होते हैं ये स्वपोषी होते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। स्वपोषी होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है। दूसरे हैं हमारे उपभोक्ता, जिन्हें कंज्यूमर कहते हैं। उपभोक्ता कैसे कहते हैं? वे जीव जो अपने जीवन यापन के लिए, वे जीव जो अपने जीवन यापन के लिए उत्पादकों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं। ऐसे जीव जो अपने जीवन यापन के लिए उत्पादकों पर या तो प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्टली निर्भर रहेंगे, या फिर अप्रत्यक्ष रूप से या फिर इनडायरेक्टली निर्भर रहेंगे। तो ऐसे सभी जीव जिनको अपने भोजन के लिए, अपने जीवन यापन के लिए उत्पादकों पर निर्भर रहना पड़ेगा, वे जीव हमारे उपभोक्ता कहलाते हैं। एंड जो लास्ट हमारे हैं वो है अपघटक, डिकम्पोजर। इन्हें अपमार्जक भी कहा जाता है। इन्हें अपमार्जक भी कहा जाता है। और इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है सड़े गले फलों, सब्जियों एवं जीवों का अपघटन करना। तो हमने देखा
अपमार्जक क्या काम करते हैं? अपमार्जक सड़े गले जीव जो होते हैं, जो भी सड़ी गली सब्जियां होती हैं, सड़े गले फल होते हैं, यानी कार्बनिक पदार्थों को क्या करते हैं? कार्बनिक पदार्थों को नष्ट करने का काम करते हैं, उनको अपघटित करने का काम करते हैं। एवं अपघटन से क्या करते हैं? ये उनके अपघटन से उन सभी जीवों को, सड़े गले पदार्थों, क्योंकि वो कार्बनिक पदार्थों से मिलकर के बने होते हैं, तो उनसे जो वेस्ट बनता है, जो अपघटन के बाद में जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, वो भी कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको भूमि में मिलाने का काम करते हैं। इस प्रकार ये क्या करते हैं? भूमि के अंदर जो मिनरल्स हमारे फर्स्ट स्टेप में हमारे जो काम आए थे, ये मिनरल्स, इन मिनरल्स को वापस से भूमि के अंदर पहुंचाने का काम कौन करते हैं? हमारे अपघटक करते हैं। इनके जरा से एग्जाम्पल हमको चेक करने हैं कि इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं। उत्पादक के जो उदाहरण होते हैं वो हैं BGA। BGA को हम क्या कहते हैं? BGA को हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल, नील हरित शैवाल। BGA के अलावा पेड़ पौधे भी सभी क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किस प्रकार बनाते हैं? एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना है आपको, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो ये जो अपना भोजन बनाते हैं, ये अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। आगे देखेंगे इसको हम। पारितंत्र की कार्य प्रणाली के, कोई भी एक पारितंत्र होता है, वो वर्क किस तरह करता है, वो फंक्शन किस तरह से करता है। पहले इसके अंदर एक स्टेप हमारा ये रहेगा, उत्पादक के हमारे होने के बाद में हमको अगले में ये देखना है कि हमारे जो उपभोक्ता हैं, उपभोक्ता हमारे कितने प्रकार के होंगे। पारितंत्र की कार्य प्रणाली समझने के लिए हमको पहले ये समझना रहेगा कि हमारे उपभोक्ता हैं वो कितने प्रकार के। तो उपभोक्ता हमारे 3 प्रकार के होते हैं। साइड में हम इसको देखेंगे। उपभोक्ता, 3 प्रकार के हमारे उपभोक्ता होते हैं। पहला रहेगा हमारा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं दूसरे तरीके से हम समझें तो इन्हें इस तरह से कर सकते हैं हम, मांसाहारी, शाकाहारी एवं सर्वाहारी। नाम से बहुत ही स्पष्ट है, ये 5वीं 5th 6th क्लासेस में बच्चों के एलिमेंट्री एजुकेशन में ही आ जाता है कि मांसाहारी वे जीव जो अपने जीवन यापन के लिए सिर्फ मांस पर निर्भर रहते हैं, वे जीव जो अपने जीवन यापन के लिए सिर्फ और सिर्फ सब्जियों या पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, वे जीव जो जीवन यापन दोनों प्रकार से कर सकते हैं। मांसाहारी जैसे कि हमारा आ जाएगा शेर, शाकाहारी जैसे हमारा आ जाएगा हिरण, और सर्वाहारी के अंदर हमारा आ जाएगा बिल्ली। तो बिल्ली हो गया, इसका हिरण हो गया और इसका शेर हो गया। उपभोक्ता के बारे में हमें इतना ही समझना है। अगर अपमार्जकों के एक उदाहरण देखेंगे तो अपमार्जक ऐसे सभी जीव होते हैं जो कि दूसरे सूक्ष्म जीव होते हैं, जो कि दूसरे जीवों पर, सड़े गले फलों पर, जैसे हमने देखा था, उनको अपघटित करने का कार्य करते हैं। पारितंत्र की कार्य प्रणाली किस प्रकार से चलती है कि सबसे पहले क्या होता है, ध्यान से देखना हमें इसको। सबसे पहले सन अर्थात सूर्य, सूर्य के साथ में हम क्या मिलाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। इसके साथ में हम क्या मिलाएंगे? मिनरल्स, जैसे कि हमने पीछे देखा। ये 3 चीजों की मदद से क्या करेंगे? प्लांट अपना भोजन बनाएंगे, अर्थात पेड़ पौधे अपना भोजन बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। पेड़ पौधों के बाद में पेड़ पौधों को खाने का कार्य कौन करेंगे? शाकाहारी जीव करेंगे, जो कि हमारे उपभोक्ता होते हैं। और शाकाहारी जीवों को खाने का कार्य करेंगे हमारे बड़े मांसाहारी जीव, जैसे कि शेर। अब हमें ध्यान से देखना, सबसे पहले सूर्य के प्रकाश से, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स की मदद से प्लांट्स ने अपना खाना बनाया, प्लांट्स ने अपना भोजन बनाया। प्लांट को फिर किसने खाया? किसी भी शाकाहारी, किसी भी जीव ने खाया। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बकरी ने खाया। बकरी को किसने खाया? बकरी को शेर ने खाया। अब जब शेर की, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, जब शेर की मृत्यु होगी, तो शेर की मृत्यु होने के बाद में क्या होगा?
शेर की मृत्यु होने के बाद में शेर का शरीर भी किसी भी अन्य जीव की तरह अपघटित होना प्रारंभ हो जाएगा। ध्यान रखना है हमें, शेर का शरीर क्या होगा, अपघटित होगा। अपघटित होने के बाद में जब शेर का शरीर अपघटित होगा तो अपघटित उसे करने का कार्य कौन करेंगे, शेर के शरीर को भी अपघटित करने का कार्य हमारे अपमार्जक या अपन देखा था डिकम्पोजर करेंगे। और जब शेर का शरीर अपघटित हो जाएगा तो उसको अपघटन के बाद में अपन ने देखा था कि जैसे इसके शेर के जीव से, शेर का जीव जब सड़ेगा, शेर की जब बॉडी सड़ेगी तो उसकी बॉडी सड़ने के बाद में उसकी बॉडी से जो भी अपशिष्ट पदार्थ रहेंगे, जैसे कि उसकी कार्बनिक वेस्ट जो भी उसका रहेगा वो उसकी भूमि के अंदर मिला दिया जाएगा। भूमि के अंदर मिलाने से क्या हो जाएगा, पेड़ पौधे वापस से उसको यूज करेंगे एंड ये अगली साइकिल इसी प्रकार चलती रहेगी। जब शेर का शरीर अपघटित होगा तो उसके शरीर से क्या निकलेंगे, मिनरल्स निकलेंगे और वो मिनरल्स, वो खनिज तत्व वापस से भूमि के अंदर चले जाएंगे। और भूमि के अंदर जाने के बाद में फिर से उन्हें एक साइकिल ये चलेगी जिसमें सूर्य का प्रकाश रहेगा, दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी, भूमि से मिले हुए हमारे को मिनरल्स रहेंगे, ये मिनरल्स से वापस से कोई प्लांट रहेगा जो बड़ा होगा, प्लांट की ग्रोथ होगी, प्लांट की ग्रोथ के बाद में वापस से इसको कोई शाकाहारी जीव खाएगा, उस शाकाहारी जीव को एक मांसाहारी जीव खाएगा और जब वो जीव मरेगा तब फिर से इनका क्या हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा और अपघटन से फिर से इस प्रकार से क्या बन जाएंगे, मिनरल्स बन जाएंगे। इसे ही हम क्या कहते हैं, पारितंत्र की कार्य प्रणाली। पारितंत्र की कार्यप्रणाली के बाद में अगला आता है हमारा खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला, आहार श्रृंखला किसे कहते हैं, किस प्रकार एक जीव दूसरे जीव को खाता है एवं खुद किसी अन्य जीव के लिए भोजन बन जाता है। अर्थात पहले सबसे पहले क्या किया, एक जीव ने किसी दूसरे जीव को खाया, दूसरे जीव को उसने अपना भोजन बना लिया एवं बाद में उस जीव को जिसने दूसरे को खाया था उसको किसी अन्य जीव ने खा लिया, तो किसी दूसरे जीव के लिए वो भोजन बन गया और किसी अन्य जीव को उसने अपना भोजन बना लिया। तो इस प्रकार एक श्रृंखला बन जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं, आहार श्रृंखला कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में फूड चेन भी कहते हैं, क्योंकि एक श्रृंखला अर्थात चेन होता है तो इसलिए हम फूड चेन कहते हैं। जैसे कि जैसा हमने पीछे उदाहरण देखा था वैसा का वैसा उदाहरण रहेगा। सबसे पहले घास, घास को कौन खाएगा, कोई भी, मान लीजिए हिरण खाएगा, हिरण को फिर मान लीजिए बाघ या शेर खा जाएगा। तो इस प्रकार ये जो एक श्रृंखला बनी है, इसको ये खा रहा है, इसको ये खा रहा है, इस प्रकार ये जो श्रृंखला बनी है इसे ही हम खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला कहते हैं। बहुत ही एक छोटा टॉपिक है। खाद्य जाल किसे कहते हैं, खाद्य जाल फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरली बनता है। नेचुरली किस प्रकार बनता है, जब एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं, जब एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं प्राकृतिक रूप से जुड़ती हैं तो उसे क्या कहते हैं हम, खाद्य जाल या फूड वेब कहते हैं। इसे हम खाद्य जाल या फूड वेब कहते हैं। इसको हम किस तरह से करेंगे, खाद्य जाल या फूड वेब को हम किस तरह से समझेंगे, इसके अंदर जो एक मेन पॉइंट था वो यही था, एक प्राकृतिक रूप से और एक से अधिक। एक से अधिक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं प्राकृतिक रूप से जुड़ेंगी तो ही उसे हम क्या कहेंगे, फूड वेब कहेंगे या खाद्य जाल कहेंगे। तो हमने दो पॉइंट देखे जो कि दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं प्राकृतिक रूप से अगर आपस में जुड़ेंगी तो ही उन्हें हम क्या कहेंगे, फूड वेब अर्थात खाद्य जाल कहेंगे। जैसे कि हमने देखा था एक खाद्य श्रृंखला थी, सबसे पहले घास, घास को कौन खा रहा था, कोई भी एक शाकाहारी, जो हमने पीछे देखा था खाद्य श्रृंखला में हिरण खा रहा था, हिरण को हमारा लेट्स से बाघ खा रहा था। एक अन्य खाद्य श्रृंखला बनाते हैं, घास, घास को बकरी खा रही है एवं उसे शेर खा रहा। एक और खाद्य श्रृंखला बनाते हैं जिसमें है घास या किसी भी प्रकार का उत्पादक, दूसरे स्थान पर आएगा हमारा मेंढक,
उसे सांप खा रहा। अब हम ये देखेंगे ये किस प्रकार से जुड़ी हुई हैं। घास को, इस घास को ही बकरी भी खा सकती है, इसी को मेंढक भी खा सकता है, बकरी को बाघ भी खा सकता है, बकरी को शेर तो खाएगा ही, हिरण को भी बाघ खा सकता है, सांप बकरी के काट सकता है बट इसको खाएगा नहीं ऑब्वियसली, बिकॉज सांप एक साइज के अकॉर्डिंग एक छोटा जीव पड़ जाता है। बट मेंढक को खाने वाले में इकलौता सांप ही नहीं रहेगा, मेंढक को बाज या गिद्ध जैसा कोई और जीव भी खा सकता है। इस प्रकार से अब हमने देखेंगे कि तो एक श्रृंखला तो सीधी सीधी थी बट ये आपस में इंटरलिंक्ड हो गई, आपस में इनके आपस में एक दूसरे से जुड़ गई, प्राकृतिक रूप से जुड़ी हैं। तो इस प्रकार अब ये जो बना है इस पूरे से हम क्या कहेंगे, हमारा खाद्य जाल कहेंगे। बहुत ही इजी टॉपिक था। पोषी स्तर, खाद्य श्रृंखला में उत्पादक और उपभोक्ता को हमने एक फिक्स स्थान देते हैं किसी भी जगह पर, चाहे वो उत्पादक हो चाहे उपभोक्ता हो। तो उत्पादक और उपभोक्ता का स्थान ग्रहण करने वाले जीव को, अर्थात या तो कोई जीव उत्पादक है या फिर कोई जीव उपभोक्ता है, तो उसका स्थान लेने वाले जीव को एक निश्चित स्थान दे दिया जाता है कि ये स्थान इसका है। इसे हम कहते हैं पोषी स्तर। तो प्रत्येक जो भी स्थान रहता है वो प्रत्येक स्थान एक एक पोषी स्तर कहलाता है। जैसे सबसे पहले रहेगा उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और लास्ट में तृतीयक उपभोक्ता। तो सबसे पहले हमने उत्पादक सबसे नीचे आएगा क्योंकि उत्पादक ही किसी भी आहार श्रृंखला को स्टार्ट करने का कार्य सबसे पहले उत्पादक करता है। सबसे नीचे उत्पादक आएगा, उत्पादक के बाद में प्राथमिक उपभोक्ता आएगा, प्राथमिक उपभोक्ता के बाद में द्वितीयक उपभोक्ता आएगा और द्वितीयक उपभोक्ता के बाद में तृतीयक उपभोक्ता आ जाएगा। ये याद रखना हमें, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो क्या है, पोषी स्तर में फर्स्ट स्थान उत्पादक को ही दिया जाता है कि पहला स्थान जो रहेगा वो हमेशा उत्पादक को दिया जाएगा। इसीलिए हमने ये एनर्जी दिखाई है, सर्वाधिक एनर्जी, फिर एनर्जी थोड़ी डिग्रेड हुई है, कम हुई है, फिर एनर्जी थोड़ी और कम हुई है और लास्ट में एनर्जी और कम हुई है। एनर्जी को समझने के लिए हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ आएगा जिसे बोलते हैं 10% रूल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, ऊर्जा स्थानांतरण का 10% का नियम। इसका नाम क्या रहेगा, ऊर्जा स्थानांतरण का 10% का नियम। इस नियम का प्रतिपादन किया था रेमंड लिंडमैन नाम के वैज्ञानिक ने, और इन्होंने क्या बताया था कि जब हम एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जा रहे हैं, एक पोषी स्तर जैसे हमने देखा उत्पादक एक पोषी स्तर था, प्राथमिक उपभोक्ता दूसरा पोषी स्तर था, द्वितीय उपभोक्ता तीसरा पोषी स्तर था, तृतीय उपभोक्ता चौथा पोषी स्तर था। तो हम एक पोषी स्तर से जैसे जैसे दूसरे से एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तो हम एक से दूसरे पोषी स्तर में जैसे जैसे जाते जा रहे हैं हम देख रहे हैं कि ऊर्जा की हानि होती जा रही है। कैसे होती जा रही है कि एक से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का 10% ही भाग पहुंच रहा है, अर्थात 100% जो वो ऊर्जा थी उस ऊर्जा का पूरा 100 का 100% दूसरे पोषी स्तर में नहीं पहुंचेगा, बल्कि उसका सिर्फ 10% पहुंचेगा। तो ये बचा हुआ जो रिमेनिंग 90% है, ये 90% 90% इसका क्या होता है, जबकि 90% उसकी स्वयं की जैविक क्रियाओं में खर्च हो जाता है, उसकी स्वयं की जैविक क्रियाओं को पूरा करने में, उसके उपापचय की क्रियाओं को पूरी करने में, उसके शरीर की जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं उनको कंप्लीट करने में। किसी भी जीव के अंदर जो 100% एनर्जी होती है उस 100% में से 90% वो खुद खर्च कर लेता है और अगले पोषी स्तर तक वो सिर्फ 10% ही पहुंचा पाता है। इस तरह से समझेंगे जैसे यदि कोई घास है, कोई भी किसी भी प्रकार का पौधा है, तो उस पौधे के अंदर 100% एनर्जी है। अब वो 100% एनर्जी को जैसे ही कोई भी एक दूसरा कोई भी जीव खाएगा, जैसे उस पौधे को हिरण ने खाया, तो जो 100% एनर्जी है उस 100% में 90% एनर्जी पौधे ने स्वयं के विकास में, वृद्धि में, फलन में, पुष्पन में, इन सब में वो लगा देगा। बचेगा उसके पास में 10%, वो 10% एनर्जी को ही वो अगले पोषी स्तर में देगा। तो उसको अगर हिरण ने खाया तो हिरण के पास में 100% एनर्जी नहीं आई, हिरण के पास में 10% एनर्जी आई है जो कि उस पादप से उसको मिली है।
और हिरन इस 10% का 90% अर्थात 9% जो रहेगा वो हिरन अपने कार्यों में यूज कर लेगा, और हिरन अगले पोष स्तर में अर्थात शेर या बाघ या कोई भी द्वितीय उपभोक्ता है जो भी हिरन को खाएगा, तो वो हिरन को खाने से उसके पास में कितनी एनर्जी आएगी, सिर्फ और सिर्फ 1%, और उसको अगर किसी और जीव खाएगा तो उसको 0.1% एनर्जी ट्रांसफर होगी। इसे ही ऊर्जा के ट्रांसफर का, ऊर्जा स्थानांतरण का 10% का नियम कहते हैं। जैव संवर्धन, ध्यान से देखेंगे, जैव संवर्धन इसे इंग्लिश में हम इसे हम इंग्लिश में बायोमैग्निफिकेशन भी कहते हैं। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा, कई बार बहुत सारी ऐसी आहार श्रृंखलाएं होती है जिनके अंदर हानिकारक रसायनों की मात्रा होती है। अब ये हानिकारक रसायनों की मात्रा क्या होती है, जब एक से दूसरे पोष स्तर में जा रहे हैं तो एनर्जी तो हमने देखा एक से दूसरे पोष स्तर में घटती जा रही है, बट ये हानिकारक रसायनों की जो मात्रा होती है ये एक से दूसरे पोष स्तर में जाने पर वृद्धि होती है, यानी ये हानिकारक रसायन एक से दूसरे पोष स्तर में बढ़ते जाते हैं। तो ये जो बढ़ना होता है इसे ही हम जैव संवर्धन कहते हैं। जैसा हमने देखा कि अगर वाटर के अंदर, अगर हम देख रहे हैं कि वाटर के अंदर प्रदूषक पदार्थों की, हानिकारक रसायनों की मात्रा कितनी है, 2 पार्ट पर मोल है। पीपीएम का जो अर्थ रहेगा, पीपीएम का जो ट्रांसलेशन रहेगा वो रहता है पार्ट पर मोल। इसको जरूर नोट डाउन कीजिएगा, पार्ट पर मोल। तो वाटर के अंदर अगर हानिकारक रसायन 2 पार्ट पर मोल के अंदर अगर इनकी सांद्रता या इनकी सांद्रता को बता रहे हैं हम, तो अगर पानी के अंदर इनकी सांद्रता 2 पार्ट पर मोल है, तो जब इनको पानी के द्वारा, प्लैंकटन का अर्थ होता है प्लवक, प्लैंकटन का अर्थ होता है प्लवक, प्लवक यानी होता है पानी में रहने वाले ऐसे जीव जो स्वयं नहीं बह सकते, अर्थात जो धारा के विपरीत नहीं बह सकते, जो पानी की धारा के साथ में ही बहते रहते हैं। धारा उन्हें जिस ओर लेकर के जाती है वो उस ओर चले जाते हैं। सतह के ऊपर भी रह सकते हैं, अंदर भी रह सकते हैं, बट मेन उनका कार्य होता है धारा के साथ बहना, धारा के विपरीत नहीं बहते। ये छोटे जीव होते हैं जिन्हें प्लवक कहते हैं। तो पानी को क्योंकि प्लवक रह रहे हैं तो प्लवकों के अंदर इनकी मात्रा बढ़ जाएगी और 2 से ये इंक्रीज होकर के कितनी हो जाएगी, 5 पार्ट पर मोल हो जाएगी। प्लवकों को अपने भोजन के रूप में कोई भी मछलियां यूज करेंगी, और अब प्लवकों को खाने का कार्य हमारी मछलियां करेंगी। मछलियां जब प्लवकों को खाएंगी तो उनके अंदर इसकी जो मात्रा हो जाएगी, डेंसिटी हो जाएगी, वो हो जाएगी 200 पार्ट पर मोल, यानी 200 हो जाएगी। तो हमने स्टार्टिंग में देखा, स्टार्टिंग में ये 2 थी, 2 से 5 हो गई, 5 से 200 हो गई। अब 200 के बाद में जब फिश को, अगर कोई भी ऐसा जो पक्षी रहेगा जो कि इनको खा लेगा, उसके अंदर इसकी मात्रा हो जाएगी 1600 पार्ट पर मोल, अर्थात 1600 पार्ट पर मोल। ऑब्वियसली ये जरूरी नहीं है, सीधी सी बात है कि मछलियों को बर्ड का ही खाना जरूरी नहीं है, ह्यूमन भी मछलियों को खा सकते हैं। तो ह्यूमन के अंदर भी इसकी मात्रा कितनी रहेगी, 1600 पार्ट पर मोल रहेगी। इसीलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे हानिकारक रसायनों की सर्वाधिक मात्रा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी लोगों को इसको अंडरलाइन करना है। ऐसे हानिकारक पदार्थों की सर्वाधिक मात्रा जो रहेगी, सर्वाधिक मात्रा मानव में पाई जाएगी। इन हानिकारक पदार्थों की सर्वाधिक मात्रा जो रहेगी वो कहां पर पाई जाएगी, मानव के अंदर ही पाई जाएगी। ये हो गया हमारा जैव संवर्धन। जैव संवर्धन के बाद में हमारे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नंबर के जो मार्क्स रहते हैं, 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो सभी इन्हीं में से आ जाते हैं। फर्स्ट, एक आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण सदैव एक दिशीय होता है, अर्थात एक ही दिशा में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अर्थात आहार श्रृंखला में जो ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है वो हमेशा ऊर्जा का, हम देख रहे हैं स्थानांतरण, अर्थात उत्पादक के बाद में वो प्रथम पोषी स्तर से दूसरे में गई, दूसरे से तीसरे में गई, तो एनर्जी रिवर्स नहीं आ रही है एक भी बार, वो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। तो ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है वो हमेशा सदैव एक ही दिशा में होता है। सामान्यतः पोषी स्तर 4 से 5 ही होते हैं। 4 से 5 क्यों होते हैं इसके बारे में अभी आगे देखेंगे। सर्वाधिक ऊर्जा इन पोषी स्तरों में किसके पास में होती है, सीधी सी बात है, हमने देखा था कि सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादक के पास होती है, क्योंकि उत्पादक के पास 100% एनर्जी का वो 90% यूज करता है, तो भी उसके पास 10% एनर्जी बचती है, 10% एनर्जी बचती है। वो 10% अगले को देगा तो अगले के पास में 9% खर्च होने के बाद में अगले के पास 1% बचेगी। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा जो होती है वो उत्पादक के पास में होती है, और सबसे कम जो ऊर्जा होती है वो जो अंतिम आहार श्रृंखला का जो अंतिम कड़ी है उसके पास में होती है। तो हम देखेंगे सर्वाधिक ऊर्जा हमारी प्रथम पोषी स्तर के पास में ही होती है हमेशा। निम्नतर ऊर्जा होती है हमारी अंतिम पोषी स्तर के पास में होती है। सबसे अधिक, अब जैव संवर्धन से ये क्वेश्चन है, सबसे अधिक हानिकारक पदार्थ
एनर्जी का हमने देखा था कि सबसे अधिक जो ऊर्जा है वो पौधे के पास में अर्थात उत्पादक के पास में है, सबसे कम ऊर्जा है वो अंतिम पोषी स्तर के पास में है। बट हमने देखा था जैव संवर्धन में इसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है कि जो उत्पादक होता है उसके पास सबसे कम हानिकारक पदार्थ होते हैं और सबसे अधिक हानिकारक पदार्थ, जैसे जैसे हम पोषी स्तर में आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हानिकारक पदार्थों की मात्रा भी बढ़ती जाती है। तो सबसे अधिक हानिकारक पदार्थ कहाँ पर होंगे? सबसे लास्ट में, अंतिम पोषी स्तर में, और सबसे कम कहाँ पर होंगे? हमारे प्रथम पोषी स्तर में। आगे देखेंगे, एक आहार श्रृंखला में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई लोगों का डाउट भी रहता है कि एक आहार श्रृंखला में जो पोषी स्तर होते हैं वो 4 से 5 से अधिक क्यों नहीं होते? लाइक 4 ही होता है, मैक्स टू मैक्स जो होते हैं वो 5 होते हैं, 5 से अधिक कभी भी नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि जब हम एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाते हैं तो हमने देखा था कि एनर्जी ट्रांसफर वाला जो हमने नियम देखा था, एनर्जी ट्रांसफर का 10% का नियम जो हमने देखा था, इस नियम के अकॉर्डिंग जब हम एक से दूसरे पोषी स्तर में गए, दूसरे से हम तीसरे पोषी स्तर में गए, तीसरे से चौथे में गए, चौथे से 5वें में गए, मान लीजिए कि हम 5वें से 6ठे पोषी स्तर में जाते हैं, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं, तो होगा क्या? प्रथम पोषी स्तर के बाद में, प्रथम पोषी स्तर के पास में ऊर्जा कितनी है? 100%। मान लेते हैं 100% ऊर्जा को परसेंटेज के नहीं, डायरेक्ट घटकों के रूप में लेते हैं, डायरेक्ट कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं। इसके पास में 1000 किलो जूल ऊर्जा है। जब ये दूसरे पोषी स्तर में जाएगा तो ऑब्वियसली 90% ये यूज कर लेगा, बची वहां पर 10% पहुंचाएगा। इसके पास में 100 किलो जूल एनर्जी रहेगी, तीसरे के पास में 10 किलो जूल एनर्जी रहेगी, चौथे के पास में 1 किलो जूल एनर्जी रहेगी, 5वें के पास में किलो जूल एनर्जी। अब अगर हम इससे भी आगे, 5 से भी आगे, 4 से आगे बढ़ाएं या 5 से आगे बढ़ाएं, तो जैसे जैसे और जाएंगे तो एनर्जी अर्थात ऊर्जा और भी कम हो जाएगी। इतनी कम ऊर्जा किसी पोषी स्तर के पास में आएगी तो ये इतनी कम ऊर्जा रहेगी कि ना तो वह पोषी स्तर इसका स्वयं में ही कोई यूज कर पाएगा, ना ही इतनी ऊर्जा रहेगी कि वो इसको किसी अन्य जीव को ट्रांसफर कर पाएगा। इस कारण से किसी भी एक आहार श्रृंखला में 4 से 5 पोषी स्तर से अधिक कभी भी नहीं पाए जाते। 4-5 पोषी स्तर से अधिक नहीं पाए जाते। अब हम हमारे पार्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर चल रहे हैं, जो है हमारी पर्यावरण की समस्याएं, कि हमारे पर्यावरण के अंदर हमको किस किस प्रकार की क्या क्या समस्याएं हमको मिलती हैं। पर्यावरण की समस्याओं में हम 2 मुख्य समस्याएं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहली समस्या है हमारी ओजोन डिके अर्थात ओजोन क्षय, और दूसरी है कचरा प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट। ओजोन परत क्या होती है? एक परत होती है जिसका नाम ओजोन होता है। क्या होती है, क्या काम करती है, इसका क्षय अर्थात ये टूटती किस प्रकार है, उसके बारे में अब हम आगे देखेंगे। तो ओजोन परत, ओजोन परत हमारी प्रकृति में कई सारे, हमारी पृथ्वी के मंडल होते हैं, कई सारे वायुमंडल की परतें होती हैं, उनमें समताप मंडल के अंदर हमारी ओजोन परत पाई जाती है। समताप मंडल में पाने के बाद में ओजोन परत क्या कार्य करती है? ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों, जिन्हें हम कहेंगे अल्ट्रा वायलेट रेज से सुरक्षा प्रदान करती है। पाई कहां पर जाती है? ये
समताप मंडल में पाई जाती है। एक परत होती है, ये अगर हमारी पृथ्वी है तो ये ओजोन परत होती है। इस प्रकार से हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरे रहती है और क्या कार्य करती है, घेर करके सूर्य से प्रकाश के साथ में कुछ हानिकारक पराबैंगनी किरणें आती हैं जिन्हें हम अल्ट्रावायलेट रेज भी कहते हैं। ये पराबैंगनी किरणें क्या करती हैं, हमारे अगर शरीर पर आती हैं तो ये हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न कर देती हैं। इसलिए हमारी ये जो ओजोन परत रहती है ये सूर्य से आने वाली इन हानिकारक किरणों को रोक देती है और ये हमारी प्रकृति तक, पृथ्वी तक उनको नहीं पहुंच देती। इस प्रकार से ये हमारी रक्षा करती है। तो ये तो हो गई ओजोन परत। ओजोन परत का निर्माण किस तरह से होता है, जब ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल लेते हैं हम O2, उस पर जब यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन गिरती है, परा बैंगनी विकिरणें गिरती हैं तो ऑक्सीजन क्या हो जाती है, अपने मॉलिक्यूल्स अणुओं में टूट जाती है। एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अलग हो गया, ऑक्सीजन का दूसरा मॉलिक्यूल अलग हो गया। अलग होने के बाद में क्या होता है, ऑक्सीजन का एक O2 वाला मॉलिक्यूल एक सिंगल ऑक्सीजन वाले मॉलिक्यूल से जुड़ जाता है। तो सबसे पहले इसको अलग करना पड़ेगा क्योंकि ओजोन के अंदर ऑक्सीजन के 3 अणु पाए जाते हैं। तो 3 अणुओं के लिए सबसे पहले 2 अणु होते हैं, वो टूट करके 2 अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाते हैं और ये अलग हिस्सों में से प्रत्येक हिस्सा एक O2 के साथ में मिलकर के, ये हिस्सा एक अलग O2 के साथ में मिलकर के एक O3 अर्थात ओजोन का निर्माण करता है। ये होता है ओजोन परत का निर्माण। ओजोन परत का ह्रास सर्वप्रथम 1985 में 1985 में यह देखा गया था कि अंटार्कटिका पर ओजोन परत के अंदर एक बहुत ही बड़ा छेद हो गया था। फिर बाद में वैज्ञानिकों द्वारा इसके ऊपर रिसर्च की गई, तब जाकर के पता लगा कि ओजोन परत धीरे धीरे कर करके उसका अच्छे होता जा रहा, धीरे धीरे करके ओजोन परत टूटती जा रही है। तो क्या किया गया, ओजोन परत को जब इसको बचाने के लिए सभी वैज्ञानिकों ने आपस में पर्यावरण विदों की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई, एक बैठक हुई। बैठक के अंदर ये बैठक हुई थी सन 1987 में। किसमें हुई थी, 1987 में एक बैठक हुई। किसकी हुई, UNEP। ध्यान से देखिएगा, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, अर्थात संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद में सन 1987 में 1987 के अंदर ये मीटिंग हुई और इसके अंदर ये निर्णय लिया गया कि ओजोन परत के लिए उत्तरदायी जो एक रसायन था, उस रसायन का उत्पादन सन 1986 के स्तर तक सम्मिलित रखा जाए। 3 सन हो गए। सबसे पहले पता लगा था ओजोन परत में अपक्षय हो रहा है। इसका सर्वाधिक पता कब लगा, सर्वप्रथम पता कब लगा, फर्स्ट डिस्कवरी इसकी हुई ओजोन परत में डीके की 1985 में। फिर एक प्रोग्राम हुआ, UNEP के द्वारा, एक संगठन द्वारा एक मीटिंग हुई सन 1987 में और इसके अंदर यह निर्णय लिया गया कि ओजोन परत के अपक्षय के लिए जो भी रसायन जिम्मेवार था, उस रसायन को लेवल को 1986 के स्तर तक सम्मिलित रखा जाएगा। अर्थात 1986 में उसका जो उत्पादन का स्तर है वो 1986 के उत्पादन के स्तर पर रखा जाएगा। दोबारा से एक बार रिपीट कर रहे हैं, 3 प्रकार के सन है। सबसे पहला है 1985 में ओजोन परत का सबसे पहले अपक्षय हो रहा था, तो ये ओजोन परत के अपक्षय को सबसे पहले प्रारंभ में खोजा गया 1985 में। 1987 में 1987 के अंदर UNEP की एक मीटिंग हुई जिसके अंदर उन्होंने निर्णय लिया कि इसके लिए जिम्मेदार जो भी रसायन है उसके उत्पादन के लेवल को, उसके उत्पादन के स्तर को 1986 के स्तर तक ही सम्मिलित रखा जाए। इसे क्या कहते हैं, याद रखना है, इसे उन्होंने क्या नाम दिया, इसे उन्होंने क्योटो प्रोटोकॉल नाम दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड कई जगह इसको अननेसेसरी समझ के इसको छुड़वा दिया जाता है, जबकि ये वाकई में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल। अब ओजोन परत का ह्रास होता क्यों है, वो कौन सा जिम्मेवार रसायन था जिसके लेवल को 1986 के लेवल पर रखा गया था। नाम देखेंगे, पहला है CFC अर्थात
क्लोरो फ्लोरो कार्बन, HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, मेथिल ब्रोमाइड और मेथिल क्लोरोफॉर्म। ये चारों हानिकारक रसायन थे जो कि ओजोन परत का ह्रास कर रहे थे। अब ओजोन क्षय की प्रक्रिया क्या होती है, तो हमारे सबसे पहला स्टेप क्या होता है, घरों से ये जो CFC होता है, काम क्या होता है, ये CFC हमारे घरों के अंदर रेफ्रिजरेटरों में और AC के अंदर पाया जाता है। तो घरों से क्या निकलेगा, हमारे सबसे पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलेगा, CFC क्या हो गया, रिलीज, यानी CFC को छोड़ दिया गया। ये CFC ऊपर जाएगा वातावरण की गैसों के साथ में मिलकर के, और कहां पर पहुंचेगा, CFC पहुंच गया हमारा समताप मंडल में। क्यों, और समताप मंडल के अंदर क्या पाई जाती है, समताप मंडल के अंदर है हमारी ओजोन लेयर। CFC सबसे पहले CFC रिलीज हुआ, CFC रिलीज होने के बाद में CFC समताप मंडल पहुंच गया। वहां पर क्या होगा, CFC ब्रेक हो जाएगा, टूटेगा, और इसमें से क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी। अब सीधी सी बात है, टूटेगा तो ये अपने अणुओं में टूटेगा, इससे क्लोरीन गैस क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। ये क्लोरीन गैस क्या काम करेगी, ये क्लोरीन गैस ओजोन से ओजोन को तोड़ने का काम करेगी। क्यों, ओजोन में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उसे O3 के बजाय O2 में सबसे पहले क्या हो रहा है, घरों से CFC को क्या किया जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है। CFC रिलीज हो जाएगा तो फिर CFC जाकर के कहां पहुंचेगा, हमारे समताप मंडल में पहुंच जाएगा। समताप मंडल में CFC क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने से उसके अंदर से एक गैस रिलीज होगी जिसका नाम है क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस क्या करेगी, ओजोन उपस्थित जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उसे किस में बना देगी, O2 में बना देगी। अब ओजोन सबसे पहले होनी किस में चाहिए थी, ओजोन गैस के लिए, और O2 ऑक्सीजन ही कहलाव में आएगी, जबकि ओजोन बनने के लिए उसे O3 रूप में रहना आवश्यक है, तभी तो वो ओजोन रहेगी। बट ये उसको O3 के बजाय O2 में छोड़ देती है। इस प्रकार ओजोन परत के अंदर क्या हो जाता है, एक छेद हो जाता है। ये था ओजोन परत के क्षय की प्रक्रिया। अब ओजोन क्षय से होने वाली हानि क्या रहती है, हानियां कई सारी हैं ओजोन परत के। अब ओजोन परत नहीं रहेगी तो फिर सूर्य से जो भी हानिकारक पराबैंगनी किरणें आ रही हैं वो सीधे हमारी पृथ्वी तक पहुंचेंगी, हमारे शरीर पे गिरेंगी, हमारे जल में मिलेंगी, हमारी फसलों में मिलेंगी। क्या होगा, हमारे शरीर में पड़ के वो त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो जाएंगे, विभिन्न प्रकार के उत्परिवर्तन हो जाएंगे इसके कारण, DNA तक में, अर्थात DNA तक में बदलाव आ जाएंगे। तीसरा, ये कैंसरकारी भी होती है। चौथा, फसल संक्रमित हो जाएगी इससे, जब हमारे शरीर पर इतना प्रभाव डाल रही है तो पौधों पर भी डालेगी, फसल संक्रमित हो जाएगी। पांचवा, जल हमारा पीने के अयोग्य हो जाएगा। तो ये काम करती है हमारी ओजोन क्षय से होने वाली हानियां। अगला है हमारा, तो ओजोन के बारे में हमने पढ़ लिया कि ओजोन एक प्रकार की गैस होती है जो कि हमारे वायुमंडल में समताप मंडल के अंदर पाई जाती है, समताप मंडल के अंदर ही रहती है और हमारी सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करने का कार्य करती है। जब इसके अंदर अगर
पृथ्वी से हमारे हानिकारक रसायन निकलते हैं, CFC, HCFC, मैथिल ब्रोमाइड, मैथिल क्लोरोफॉर्म। तो ये रसायन क्या करते हैं, वातावरण में जब गैसों के साथ मिलकर के ऊपर जाते हैं तो ये उस CFC वगैरह ये क्या करते हैं, ओजोन को ब्रेक करने का कार्य कर देते हैं। ओजोन परत टूट जाती है तो वहाँ पर एक छेद हो जाता है। उस छेद को सबसे पहले 1985 के अंदर देखा गया था अंटार्कटिका में। 1987 के अंदर UNEP द्वारा एक मीटिंग की गई थी जिसमें यह कहा गया था कि अब CFC का उत्पादन और अन्य इन केमिकलों का उत्पादन 1986 के स्तर पर ही रखा जाएगा, अर्थात 1986 में जितना हो रहा था उससे बढ़ाया नहीं जाएगा। इसे क्योटो प्रोटोकॉल कहा गया था। ओजोन क्षय के फिर हमने देखे थे कि ओजोन क्षय होने के बाद में इससे क्या क्या किस प्रकार इसके क्षय की प्रक्रिया होती है। तो CFC ऊपर जाता है, ब्रेक होता है, क्लोरीन गैस निकलती है, क्लोरीन गैस ओजोन के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है और ओजोन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देती है। उसके बाद में क्या होता है, ओजोन क्षय से जो जो हानियाँ होती हैं वो हानियाँ कैंसर कर देती है, कैंसरकारी होती है, जल प्रदूषित कर देती है, संदमित कर देती है, हमारी फसलों को खराब कर देती है, स्किन संबंधी बहुत सारी बीमारियाँ कर देती है, DNA तक में म्यूटेशन कर देती है। लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो है कचरा प्रबंधन। कचरे का किस प्रकार से, जो भी हमारे घरों से कचरा निकलता है उस कचरे का किस प्रकार से निपटान किया जाता है, उसे कचरा प्रबंधन कहा जाता है। कचरा हमारे घरों से निकलता है दो प्रकार का होता है। पहला होता है जैव निम्नीकरणीय और दूसरा होता है अजैव निम्नीकरणीय। तो जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय में क्या अंतर होता है। जैव निम्नीकरणीय जो कचरा होता है, जैव निम्नीकरणीय यानी ऐसा कचरा जो कार्बनिक पदार्थों से मिलकर के बना हुआ है, अर्थात डिकम्पोजर, अपमार्जक उस कचरे को अपघटित कर सकते हैं। जैसे फलों सब्जियों वाला कचरा, किसी जीव कोई सड़ गया उसका कचरा, किसी पेड़ वगैरह से कुछ टूटने वाली डालियां टहनियां हैं उसका कचरा, पेड़ पौधे फल सब्जी के छिलके आदि। और अजैव निम्नीकरणीय अर्थात ऐसा कचरा जिसको अपघटक अपमार्जक अपघटित नहीं कर सकते। तो ऐसा कचरा जो होता है हमारा वो अजैव निम्नीकरणीय होता है, जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास, ठीक है, मेटल्स, केमिकल्स। ये जो जैव निम्नीकरणीय जो कचरा होता है ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता, जबकि ये वातावरण को नुकसान पहुंचाता है। ये जल्दी अपघटित हो जाता है, जबकि ये लाखों वर्षों में अपघटित होता है। लास्ट हम देखेंगे कचरा प्रबंधन की विधियां, किस किस प्रकार से हम कचरे का प्रबंधन कर सकते हैं। सबसे पहली विधि है, हम कोई ऐसा कचरा हो जो कि जैव निम्नीकरणीय या फिर कोई ऐसा कचरा जैसे कागज है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, जला करके उसको नष्ट कर सकते हैं। सीवेज उपचार तंत्र, नदी में जाने से पहले जो भी गंदा पानी होता है, जब फैक्ट्री वगैरह से जो भी पानी निकलता है उसको नदियों के अंदर डायरेक्टली छोड़ दिया जाता है। तो उस पानी को डायरेक्ट नदियों में छोड़ने के बजाय उसे सीवेज उपचार तंत्र द्वारा सबसे पहले उसको सीवेज प्लांट्स द्वारा उसको पहले ट्रीट किया जाए और फिर उस ट्रीटेड पानी को जल के अंदर बाकी जल स्रोतों के अंदर छोड़ा जाए ताकि मछलियों को भी हानि नहीं हो और प्रदूषण ना बढ़े। कूड़ा भराव क्षेत्र, जो ऐसा कूड़ा है जो जैव अनिम्नीकरणीय अर्थात जिसको जलाने पर भी प्रदूषण होगा और जिसको उपचारित नहीं किया जा सकता, उस कचरे को क्या किया जाए, किसी भी एक बयाबान वीरान स्थान हो जहाँ पर कोई भी आबादी नहीं रहती हो, बंजर भूमि हो, बंजर भूमि में एक बड़ा सा गड्ढा करके वहाँ पर कूड़े को भर दिया जाए। अगला है रिसाइकल, जिसे हम बोलते हैं पुनः चक्रण, अर्थात कोई भी जैसे प्लास्टिक है, ग्लास है, इनको मेल्ट करके पिघला करके इनसे दोबारा से पुनः नई वस्तुएं बना लें। इस प्रकार हम कचरे को कम कर सकते हैं। रिसाइकल और रीयूज, जैसे पेन वगैरह के खाली डिब्बे वगैरह रहते हैं, घरों में पेंट वगैरह के खाली डिब्बे आते हैं, उनके अंदर कोई भी सामान रख करके हम उसको यूज दोबारा कर सकते हैं। तो हमने इस पूरे लेक्चर को हमने कंप्लीट कर दिया है। हमने इसके अंदर कोई भी एक टॉपिक, कोई भी एक क्वेश्चन, कोई भी एक सेक्टर ऐसा नहीं छोड़ा जिसके अंदर जो हमने इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया हो। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन 10th बोर्ड के अंदर कैसे भी नहीं जाएगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आगे भी देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम।